हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक बी हाइव का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट सेकंड, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब एक लेजेंड है जो कि शहनाई के बहुत ही ग्रेट प्लेयर रहे हैं, बहुत ही ग्रेट मास्टर थे। सो लेट्स से बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन सब लोगों को जानते हैं और ये क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं? तो आप सब सर्च करेंगे तो पाएंगे कि ये सारे जो हैं ये सब बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस हैं और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टर हैं। जब हम शहनाई की बात करते हैं या शहनाई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो होती है कोई वेडिंग या फिर सिमिलर ओकेजन और फंक्शन, क्योंकि शहनाई इसी तरीके से कुछ फंक्शंस में बजाई जाती है। और नेक्स्ट हमें याद आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो कि शहनाई के बहुत ही ग्रेट मास्टर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई बजा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. ब्रिटिश के इंडिया आने से पहले इंडिया पे मुग़ल एम्परर्स का राज था, मुग़ल राजाओं का राज था। उसमें से एक एम्परर थे मुग़ल औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था पुंगी, उसको शाही दरबार में रॉयल रेजिडेंस में बजाने पे बैंड लगा दिया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि औरंगज़ेब ने पुंगी पे बैंड क्यों लगा दिया था? तो औरंगज़ेब को इसकी जो श्रिल अनप्लीजेंट साउंड थी वो पसंद नहीं थी, यानी जो पुंगी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही शार्प और अनप्लीजेंट थी साउंड थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। बहुत सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि विंड से बजते हैं, रीडेड मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट जिसको कि फूंक मार के चलाया जाता है, जैसे कि फ्लूट या क्लैरिनेट। तो इस तरीके के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको उनके पूरे ग्रुप को ही नाम पुंगी रख दिया गया, एक जेनरिक नाम रख दिया गया। जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट थे उन सब के ग्रुप का नाम ही पुंगी रख दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। बहुत ही कम लोगों ने सोचा था कि एक दिन इस इंस्ट्रूमेंट्स को रिवाइव किया जाएगा और नए सिरे से फिर से यूज़ किया जाएगा। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस decided to improve the tonal quality of the pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made seven holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. एक बार्बर था नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली को बिलोंग करता था और उसकी शाही दरबार में भी पहुंच थी, रॉयल पैलेस में भी उसकी पहुंच थी। उसने डिसाइड किया कि वो क्वालिटी को, टोनल क्वालिटी को यानी कि साउंड को इम्प्रूव करेगा पुंगी के। तो उसने एक पाइप चूज़ किया और वो पाइप जो था वो एक नेचुरल होलो स्टेम था, यानी कि खोखला था अंदर से और वो पुंगी से ज़्यादा लंबा और ज़्यादा चौड़ा था। उसमें 7 होल्स बनाए और जब वो प्ले करते थे तो अब क्लोजिंग और ओपनिंग करते थे, यानी कि कुछ छेद तो बंद करते थे, कुछ छेद ओपन करते थे। और जब इस तरीके से बजाया जाता था उसको तो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स निकल के आता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उन्होंने शाही दरबार में जब इसको बजाया तो सब लोग इम्प्रेस हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो पुंगी से डिफरेंट था तो अब उसको एक नया नाम भी देना पड़ा। As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a Nai barber, the instrument was named the Shehnai. अब यहाँ हम बात करेंगे कि उसका जो नाम है शहनाई वो कैसे पड़ा, क्योंकि पहली बार इसको शाह के चैम्बर में यानी राजा के दरबार में बजाया गया, शाह के चैम्बर में बजाया गया और बजाने वाला था एक नाई बार्बर। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई, यानी शाह के चैम्बर में बजाया वो भी नाई द्वारा। तो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा शहनाई। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पुंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस है। तो शहनाई यहाँ पे ज़्यादा लंबी है और ज़्यादा चौड़ी है और उसमें 7 होल्स हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई के जो साउंड था उसको ऑस्पिशियस माना जाता था, यानी कि बहुत ही शुभ और ऐसा गुड फॉर्चून लाने वाला साउंड माना जाता था।
And for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और यही रीज़न है कि ये टेम्पल्स में बजाया जाता है और आज भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है. इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसके बिना कोई काम अधूरा रह जाए. तो शहनाई आज भी टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाई जाती है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. पहले के टाइम पे जो शहनाई थी वो नौबत का, यानी नौबत एक उर्दू वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप. ट्रेडिशनल एंसेम्बल, यहाँ पे एंसेम्बल का प्रोनाउंसिएशन ऑनसेम्बल की तरह बोला जाता है उसको. ये ग्रुप होता है, यानी 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप होता है जिसे नौबत बोला जाता था और उसी का एक पार्ट था शहनाई जो कि रॉयल कोर्ट्स में बजाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. तब तक सिर्फ ये टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही बजाया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब. शहनाई को सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स से बाहर क्लासिकल स्टेज देने का क्रेडिट, यानी कि अब शहनाई स्टेज परफॉर्मेंस में भी बजाई जाती थी और ये सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में लिमिट नहीं थी. तो ये जो क्रेडिट है जिसमें इस शहनाई इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज दिया गया और ये सारा क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को. उन्होंने ही स्टेज परफॉर्मेंस इसकी स्टार्ट की थी. एज ए 5-year बॉय बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. जब वो 5 years के थे तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब गिल्ली डंडा खेलते थे अपने डुमरौं, बिहार के जो डुमरौं प्राचीन स्टेट है वहाँ पे एक पॉन्ड के पास. यानी 5 years के जब वो बॉय थे तो पॉन्ड के पास गिल्ली डंडा खेलते थे और जो उनका नेटिव प्लेस था वो था बिहार का डुमरौं. वो रेगुलरली वहाँ पास के बिहारी जी टेम्पल जाते थे और वहाँ जाकर भोजपुरी चेता गाते थे. और जब वो अपनी परफॉर्मेंस फिनिश कर देते थे तो उनको प्राइज़ के तौर पर एक बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था जो कि 1.25 kg का होता था. ये एक प्राइज़ था जो कि वहाँ के लोकल महाराजा उनको देते थे. दिस हैपन 80 years ago. ये 80 years ago की बात है. द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न. यानी ये बचपन की बात है और अब 80 years के बाद की बात करें तो उनको भारत रत्न जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यानी कि उच्च नागरिकता सम्मान. यानी उन्होंने बचपन से लेके यहाँ तक एक बहुत लंबी जर्नी ट्रेवल की है और बहुत ऊंचाइयों पे वो पहुँचे हैं और फाइनली उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paighambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. अब यहाँ उनके बचपन के बारे में बता रखा है कि वो 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे और जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब थे वो बहुत ही वेल नोन फैमिली को बिलोंग करते थे, बिहार के म्यूजिशियंस की फैमिली को. उनके ग्रैंडफादर जो थे वो रसूल बख्श खान, वो भोजपुरी राजा की कोर्ट में शहनाई नवाज थे और उनके फादर पैगम्बर बख्श और उनके जितने भी पैटर्नल एंसेस्टर्स हैं, पैटर्नल एंसेस्टर्स मीन जो उनके फादर के एंसेस्टर्स थे जितने भी, वो सब भी शहनाई के बहुत ही ग्रेट प्लेयर्स रहे हैं. यानी उनकी पूरी फैमिली एक तरीके से म्यूजिशियंस की फैमिली थी जो कि शहनाई प्लेइंग से रिलेटेड थी. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now called Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने शहनाई को यानी म्यूज़िक को अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी ले लिया था. जब वो 3 years के थे तो उनकी मदर उनको अपने उनके मैटरनल अंकल के घर लेके गई थी बनारस में, जिसे वाराणसी कहा जाता है. तो बिस्मिल्ला खान साहब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड हुए उनके अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं. तो जब वो उनके अंकल प्रैक्टिस करते थे शहनाई बजाने की तो वो उनको वॉच करते थे, देखते थे और इस तरीके से वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए और बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड होने लग गए.
Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the shehnai. उनके जो अंकल थे अली बख्श एक्चुअली वो एम्प्लॉय थे, उनकी ड्यूटी थी विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने की। जो बनारस का विष्णु टेम्पल था वहाँ पे शहनाई बजाते थे। तो साथ ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भी अपने अंकल के साथ वहाँ जाने लग गए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई इन बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। उनके जो अंकल थे अली बख्श वो तो शहनाई बजाते थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत घंटों तक देखते रहते थे उनको, कैप्टिवेटेड होकर यानी बहुत अट्रैक्ट होकर, एक तरीके से मोहित होकर बहुत देर तक उनको देखते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. जल्दी ही उन्होंने सीख लिया इंस्ट्रूमेंट बजाना और वो लेसन्स लेने लग गए उसमें, और फिर प्रैक्टिस करते थे बहुत देर तक, पूरे दिन तक वो उसकी प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. यंग अप्रेंटाइज मतलब जो ट्रेनिंग होता है, जो कुछ ट्रेनिंग ले रहा है, जैसे यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब जो कि शहनाई की ट्रेनिंग ले रहे थे, तो वो यंग अप्रेंटाइज थे। और सॉलिट्यूड मतलब अलोन, अकेले। तो जब उन्होंने स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस करना, तो वो जो बालाजी टेम्पल थे या मंगला मैया के जो टेम्पल थे और गंगा रिवर का जो किनारा था, ये उनकी फेवरेट जगह हो गई थी जहाँ पे वो बैठकर बहुत टाइम तक अकेले प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। जो वाटर था गंगा रिवर का, फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ पानी था गंगा रिवर का, वो उनको इंस्पायर करता था, उनको मोटिवेट करता था कि वो इम्प्रोवाइज़ करें, यानी वो प्रैक्टिस करें और इन्वेंट करें, नए नए राग्स को इन्वेंट करें जो कि पहले शहनाई में नहीं थे। यानी कि शहनाई में कुछ राग पहले फिक्स थे कि बस यही लिमिट है और यही रेंज है उसकी और इससे ज़्यादा कुछ भी उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने उस रेंज से उसको बाहर निकाला और ऐसे राग को इन्वेंट किए जो कि पहले शहनाई की रेंज से बियॉन्ड माना जाता था, यानी उस लिमिट से बाहर माना जाता था। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Please like, subscribe and share.